हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रथम फर्स्ट, इसका अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। तो उत्तर में देखिए, सबसे पहले हम ग्रामीण लोगों के बारे में देखते हैं। तो आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। तो देखिए, इस कथन से हम सहमत हैं, तो इसलिए हमने इसके सामने सही का निशान लगाया है कि यह कथन सही कहता है। दूसरा कथन है कि गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल गांवों के लोग भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, इसलिए इसके आगे हमने क्या है, ये गलत का निशान लगाया है। आगे कथन है कि फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। तो हम इस कथन से सहमत हैं, इसलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो यह कथन सही है, यानी कि हम इस कथन से सहमत हैं, तो इसलिए हमने इसके आगे ये सही का निशान लगाया है। अब हम शहरी लोगों के बारे में देखते हैं कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो देखिए, हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, तो इसलिए इसके आगे कैसे लगाएंगे, ये गलत का निशान लगाएंगे। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बहुत कम समय बिताते हैं। तो यह इस कथन के साथ में हम सहमत हैं, तो इसलिए इसके आगे क्या है, सही का निशान लगाएंगे कि आजकल जो शहरी लोग हैं उनके पास अपने परिवार के सदस्यों के साथ में समय बिताने के लिए उनके पास खुद के पास ही समय नहीं है। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो यह कथन देखिए बिल्कुल सही है, हम इस कथन से सहमत हैं, तो इसके आगे हमने क्या है, ये सही का निशान लगाया है। प्रश्न 2, क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर के किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, पहले से ही अपने मन में किसी के प्रति कोई धारणा बना लेना। तो उत्तर है, क्योंकि हमारे द्वारा ग्रामीण जीवन तथा शहरी जीवन दोनों को ही नज़दीक से देखा गया है, इसीलिए हमारे दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर के कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्रश्न 3, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? उत्तर है, ग्रामीण जीवन या शहरी जीवन के प्रति सभी लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह नहीं होते हैं। कुछ के दिमाग में अज्ञानता की वजह से हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें दोनों प्रकार के जीवन को नज़दीक से जाकर के देखना चाहिए तथा वहाँ जाकर के कुछ दिन अवश्य ही बिताने चाहिए। प्रश्न 4, लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? उत्तर है, लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह निम्न कारणों से हो सकते हैं। पहला है अज्ञानता, दूसरा है दूसरों के प्रति नकारात्मक दृष्टि रखना, तीसरा है दूसरों से अपने को श्रेष्ठ मानना, और चौथा है परंपराएं या फिर प्रथाएं। तो इसकी वजह से लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं। प्रश्न 5, जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह
लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है, निम्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से लोग ग्रस्त हो सकते हैं। जैसे पहला है कि ग्रामीण लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। दूसरा, ग्रामीण लोग स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क नहीं होते हैं। तीसरा, शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। और चौथा है, शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। पांचवा है, लड़के का रोना उसकी कमजोरी की निशानी है। तो ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को उनके प्रति नकारात्मक बनाते हैं। ये धारणाएं लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं और वे हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह से देखने से रोक देती हैं और उस व्यक्ति के गुण व क्षमताओं की उपेक्षा हो जाती है। यानी कि जो मन में हम धारणा किसी व्यक्ति के प्रति बना लेते हैं, हम उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, कथन है कि वे बहुत ही सुशील हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। वे शरारती हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। वे रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। अब उत्तर है, तो यहाँ पर देखिए एक तालिका दी गई है जिसमें एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की। तो लड़का जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हमने इन कथनों को लड़के से संबंधित जो कथन है उनको लड़के के नीचे लिखना है, और लड़की से संबंधित जो कथन है यानी कि जो लड़की की व्यक्तित्व को दर्शाते हैं उन कथनों को लड़की वाली जो सूची है उसके नीचे लिखना है। तो देखिए, लड़का के लिए क्या लिखेंगे कि वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। तो यह लड़कों के बारे में कहा जाता है। वे शरारती हैं। वे रोते नहीं हैं। वे खेल में निपुण हैं और वे उद्यमी हैं। तो ये सब धारणाएं हमारे समाज में लड़कों के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। और लड़की के लिए वे बहुत ही सुशील हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। तो ये सभी कथन एक लड़की के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। लड़का व लड़की के संबंध में उपरोक्त उत्तर उनके संबंध में समाज में व्याप्त उनके स्वभाव, कार्य और उनके शरीर सौष्ठव संबंधी आम पूर्व धारणाओं के आधार पर दिए गए हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। दिए गए चित्रों को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये भिन्न भिन्न चित्र दिए गए हैं। जैसे ये पहला चित्र है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक बच्चा चलने में अक्षम है, यानी कि उसके जो पैर हैं वे चलने में सक्षम नहीं हैं। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को देख करके हमारे समाज में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ देखिए दूसरे, इसमें एक बच्चा अपंग है और वह व्हील चेयर पर है। तो तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। इसमें देखिए इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमारे समाज में ऐसे अक्षम व्यक्तियों के लिए कही जाती हैं जो चलने फिरने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये जो चलने में सक्षम हैं उन व्यक्तियों से थोड़े अलग हैं, उनसे अलग दिखते हैं। अब ये तीसरा चित्र है, इसमें देखिए क्या है कि एक बच्चा जो चलने में सक्षम नहीं है व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और चित्रकारी कर रहा है। तो उसमें क्या है, क्या उसका दिमाग सही है। तो ये बच्चे देखिए चित्रकारी कर रहा है, इसका मतलब ये भी सामान्य बच्चों के जैसे ही काम कर सकते हैं। तो इनका दिमाग सही होता है, ये केवल चलने फिरने में ही अक्षम है। प्रश्न 1, वे बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों।
तो उत्तर है कि ये बच्चे अपने से जुड़ी हुई रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में हम लोगों को धिक्कार रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनका तिरस्कार किया है, इनका मजाक उड़ाया है तथा इनको अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। यानी कि अगर ये ऐसे पैदा हुए हैं तो इसमें इनका दोष है। तो इस प्रकार की बातें करके उनका तिरस्कार कर दिया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। प्रश्न 2, आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर है कि हमारी राय में खास ज़रूरतों वाले बच्चों को जहाँ तक संभव हो सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए। इससे उनमें हीन भावना नहीं आएगी और वे अपने को समाज का अंग मानेंगे। इससे सामाजिक एकता को बल मिलेगा। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं। वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती हैं और शरारती होती हैं? उत्तर है, समाज की मान्यताओं के आधार पर ऐसे कथन लड़कियों पर लागू किए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जन्म से ही कोमल स्वभाव की और सुशील होती हैं तथा बाद में वे ऐसा व्यवहार अपने परिवार, सामाजिक मान्यताओं तथा स्कूल से सीखती हैं। बहुत सी लड़कियां कोमल स्वभाव की नहीं होती, वे शरारती होती हैं। इसके पीछे उनकी पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों का काफ़ी योगदान होता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? तो उत्तर है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं समाज में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बारे में पहले से ही बनाए गए विचार होते हैं, जबकि भेदभाव तब होता है जब लोग इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर उन्हें नीचा दिखाने या फिर कुछ गतिविधियों में भाग लेने या किसी खास नौकरी को करने या कुएं से पानी लेने से रोकते हैं। प्रश्न 2, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? उत्तर है, तो जिस व्यक्ति के साथ में भेदभाव होता है उसे यह अन्यायपूर्ण लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास डगमगाता है और आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। इससे उसमें अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के साथ में भेदभाव होता है उसे अच्छा महसूस नहीं होता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? उत्तर है कि गाड़ी वालों ने उनको पैसा देने के बावजूद इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे बच्चे दलित परिवारों से आते थे और गाड़ी वालों को लगता था कि उन बच्चों को गाड़ी में बैठाने से गाड़ी दूषित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। प्रश्न 2, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ में कैसा भेदभाव किया? उत्तर है, जब स्टेशन पर लोगों को पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई महार जाति के हैं तो स्टेशन पर लोगों ने उनके साथ में अन्यायपूर्ण भेदभाव किया। प्रश्न 3, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देख करके बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की प्रतिक्रिया को देख करके बालक अंबेडकर के हृदय पर भारी चोट लगी होगी। उन्होंने सोचा होगा कि क्या किसी दलित परिवार में जन्म लेना गुनाह है। प्रश्न 4,
क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे हुए व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? तो उत्तर है कि नहीं, मुझे कभी भी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव नहीं हुआ है। हाँ, हमने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे हुए व्यवहार को देखा है और उससे हमें वह व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण लगा। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ में भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो उत्तर है कि दलित के अलावा स्त्रियों तथा आदिवासियों के साथ में भेदभाव किया जाता है। हाँ, हम भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे कि परिवार में लड़की की तुलना में लड़के को अधिक महत्व देना, लड़की की तुलना में लड़के को अधिक पढ़ाना, उसे अधिक सुविधाएं देना। तो ये सब भी भेदभाव की श्रेणी में ही आते हैं। प्रश्न 2, उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ में भेदभाव किया जा सकता है। तो उत्तर है कि खास ज़रूरतों वाले लोगों के साथ में भेदभाव किए जा सकने वाले तरीके निम्न हैं। जैसे पहला है कि विद्यालयों में प्रवेश ना देना, दूसरा है उनको हीन व कमज़ोर मानना, तीसरा है उनकी सहायता न करना और चौथा है उन्हें अपने पास में ना बैठने देना आदि। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, कै खे गै घै। तो इन कथनों का इनके सामने जो दूसरे कथन दिए गए हैं उनके साथ में उचित मेल करना है। तो आइए इन कथनों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कै कथन को देखते हैं कि 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, अब इसका जब हम उचित मेल करेंगे तो ये देखिए तीसरे नंबर का जो कथन है इसके सामने उसके साथ में यह मेल करेगा। तो ये नीली लाइन से देखिए इसको जोड़ रखा है कि अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ख है जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर। तो ये देखिए चौथे वाले कथन के साथ में इसका मेल है कि पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। ग है संसार के सबसे तेज धावकों में से एक, ये देखिए दमा का पुराना मरीज है। और घ है कि वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका, और ये दूसरे नंबर के जो कथन है उसके साथ में इसका मेल है। और क्या कथन है कि एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ जबकि वह बहुत अमीर नहीं थी। तो इस प्रकार से ये इन कथनों का आपस में उचित मेल है। रूढ़िबद्ध धारणाओं को निम्नलिखित प्रकार से चुनौती दी जा रही है। पहला कि सभी जातियों के बच्चों को एक ही साथ समान शिक्षा दी जा रही है। दूसरा, अधिकतर परिवार लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तीसरा है सभी लोगों को समान परिवहन के साधन, पार्क, सड़कें, अस्पताल व अन्य सुविधाएं प्राप्त हैं। और चौथा, अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं। प्रश्न 2, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे पहला है कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, इससे वे अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हैं। दूसरा है उन्हें सदैव परिवार का अस्थायी सदस्य माना जाता है।
तीसरा है, उन्हें घर के कार्यों को करने के लिए बाध्य किया जाता है तथा उन्हें इन कार्यों में ही व्यस्त रखा जाता है। चौथा है, उन्हें अपने घर से बाहर जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने व मनोरंजन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और पांचवा है, उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है। प्रश्न 3, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो उत्तर है कि भारतीय संविधान में समानता, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित समानताएं सम्मिलित हैं। जैसे पहली है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं और सबको कानून का संरक्षण प्राप्त है। दूसरा है, किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है। तीसरा है, सभी नागरिकों को शिक्षा तथा सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में अवसर की समानता का अधिकार है। लेकिन संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए आरक्षण प्रदान करने जैसी विशेष कदम उठाए। चौथा है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत ना छूना को अपराध घोषित किया गया है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। पांचवा है, सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हमें सभी लोगों में समानता होना निम्न स्थितियों के लिए आवश्यक लगता है। पहली है, सामुदायिक एकता की भावना को सजीव रूप प्रदान करने हेतु, और दूसरी है, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए सभी का समानता होना या सभी में समानता का भाव होना जरूरी है। तीसरा है, समानता का अधिकार हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ता है। चौथा है, संविधान निर्माताओं के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। पांचवा है, सभी लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु। प्रश्न 4, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा हुआ आचरण करते हैं। ऐसे में हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। तो देखिए, क्या परिस्थिति है कि गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है, तो उस स्थिति में आप बच्चों अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ में एक समूह बनाएं और इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो उत्तर है कि हमें प्रत्येक के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए तथा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो सहपाठी उसका गरीब होने के कारण मजाक बना रहा है, उसको समझाएंगे कि भाई वह उसका मजाक नहीं बनाए। ख है, आप अपने परिवार के साथ में टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त टिप्पणी करता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो उत्तर है कि मैं उसे ऐसा करने से रोकना चाहूँगा, क्योंकि हमारे संविधान ने सभी धर्मावलंबियों को समान स्वतंत्रता व आदर प्रदान किया है। यह है, आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ में मिलकर के खाना खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। तो उस परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, कैसे आप अपने जो सहपाठी हैं उनको समझाएंगे। तो उत्तर है कि मैं अपनी कक्षा के उन साथियों को यह सलाह देना चाहूँगा कि हमें सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और किसी के पहनावे या दिखावे के आधार पर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
घ है किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। तो उत्तर है कि किसी के उच्चारण का मजाक उड़ाना सही नहीं है, क्योंकि उच्चारण भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो जाता है। अण है लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह से नहीं खेल सकती। उपर्युक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए। तो उत्तर है कि मैं उन लड़कों को कल्पना चावला तथा सुनीता विलियम्स का उदाहरण दे करके यह समझाने का प्रयत्न करूंगा कि लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं होती हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।